अस्सलाम वालेकुम। पहला टॉपिक पाकिस्तान अफेयर्स का एवोल्यूशन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी इन इंडिया। Muslims came in India, they established themselves there, they ruled India for hundreds of years, and then they built a society where many non-Muslims also converted to Islam, but also they left the far-reaching uh, impact upon India. Much of the legacy they left in India was carried on by next rulers. Let's talk about evolution. सबसे पहले जो मुसलमान हिंदुस्तान में आए वो ट्रेडर्स थे। जब यहाँ मक्का और फिर उसके बाद मदीना इस्लाम जो है वो आता है, तो उसके बाद से और इवन उससे पहले भी अरब ट्रेडर्स से वो ट्रेडिंग विद इंडिया, ये कोस्टल एरियाज़ जो हिंदुस्तान के हैं उसके साथ ये ट्रेड कर रहे थे ओशन के रास्ते में। तो जब इस्लाम के एडवेंट के बाद अरब ट्रेडर्स स्टार्टेड ट्रेडिंग विद इंडिया, दे आल्सो प्रीच्ड इस्लाम देयर and there are evidences that they made the colonies on the coastal areas of India. और फिर जो सबसे पहले कांटेक्ट हिंदुस्तान के साथ हुए वो अरब ट्रेडर्स के थे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो फतूहात का सिलसिला स्टार्ट होता है इस्लाम की तरफ से, तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से जब एक इस्लामिक लश्कर भेजा जाता है पर्शिया की तरफ, तो पर्शिया में मकरान की कोस्ट के साथ साथ यानी बलूचिस्तान में इस्लामिक लश्कर आता है। फतूहात के बाद वो वापस चला जाता है। दे डिड नॉट होल्ड दैट एरिया विच इज़ मकरान कोस्ट, वापस चले जाती हैं। दैट वाज हिज सेकंड कॉन्टैक्ट। बट द रियल कॉन्टैक्ट वाज द अरब इन्वेजन। जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ से, यानी ये जो आज इराक़ का हिस्सा है, वहाँ से आते हैं लैंड के रूट की तरफ से, यानी ईरान के रास्ते से वो पहुँचते हैं दीबल, और दीबल में पहुँचकर वो ये वाला सिंध वाला इलाका फ़तह करती हैं और मुल्तान तक पहुँच जाती हैं और तकरीबन इतना हिस्सा वो फ़तह करती हैं। दैट वाज अनदर इम्पैक्ट, दैट द अरब इन्वेजन, एंड देन दैट thing started which was said to be conversion into Islam by non-Muslims. मुस्लिम्स यहाँ पे जब अरब्स आते हैं तो वो ना सिर्फ ब्राह्मण्स को भी इज़्ज़त देते हैं, ब्राह्मण्स उनके आने से पहले रूल कर रहे थे, बल्कि ब्राह्मण्स जिनके ऊपर परसिक्यूशन कर रहे थे उस वक़्त, जैसे बुद्ध और शूदर थे, उनका भी स्टेटस रेज़ कर देते हैं। तो इस तरीके से जो अरब्स थे वो लिबरल्स माने जाते थे और उनको काफ़ी रिस्पेक्ट मिली हिंदुस्तान में। ये एक और कॉन्टेक्ट है। अरब्स के जाने के बाद टुवर्ड्स द एंड ऑफ 10th सेंचुरी गज़नवी एम्पायर इमर्ज्ड फ्रॉम अफ़गानिस्तान, जिसमें सबसे मशहूर जैसे अलपख्तगीन, सबकतगीन और फिर उसका बेटा जो है महमूद गज़नवी, वो सबसे ज़्यादा मशहूर होता है। उसके जो हमले हैं 17 इन्वेशंस इन हिंदुस्तान, दे वो वेरी पॉपुलर। लेकिन महमूद गज़नवी नेवर इंटेंडेड टू मेक established rule in Hindustan. There are evidences that Mahmud Ghaznavi came here to for plunder, और यहाँ से बहुत सारी बूटी माले गनीमत लूट के तो वापस चले जाते थे। अलबेरूनी जो कि महमूद गज़नवी के ज़माने में शायद आए थे और उसके बाद भी उनके बेटे के ज़माने में रहे, वो ये बताते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदूज़ की मुआशी हालत बहुत ख़राब हो गई इन रेड्स के बाद जो कि महमूद गज़नवी ने किए, और हिंदूज़ में इस्लाम का इमेज इतना अच्छा नहीं रहा। However, these sultans made the impacts, और उसके बाद ऑलमोस्ट 1190s में गौरी गज़नवीज़ को ख़त्म करके तो फिर उनके इलाक़ों को फ़तह करने के लिए आगे आते हैं।
मोहम्मद गौरी, जिनको शहाबुद्दीन गौरी भी कहते हैं, वो पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त देने के बाद दिल्ली पर काबिज होते हैं। और उनके स्लेव्स, क्योंकि उनके बेटे नहीं थे मोहम्मद गौरी के, जिनको शहाबुद्दीन गौरी भी कहते हैं, तो मोहम्मद गौरी से किसी ने पूछा कि आपके तो बेटे नहीं हैं, तो आपके बाद हुकूमत कौन संभालेगा? तो उन्होंने कहा कि मेरे ग़ुलाम, माई स्लेव्स आर माई सन्स एंड दे वुड टेक द रेन्स आफ्टर माई डेथ। और ऐसा ही हुआ, उनके ग़ुलाम जो उनके जानबाज थे, उनके लिए जानें कुर्बान करते थे, उन्होंने ही फिर बागडोर संभाली हिंदुस्तान की, और हिंदुस्तान में ख़ानदान ग़ुलामा का आगाज़ हुआ, जिसको कहते हैं इस्टेब्लिश्ड रूल इन हिंदुस्तान, दैट स्टार्टेड विद मोहम्मद गौरी और शहाबुद्दीन गौरी, हिज नेम और हिज टाइटल वाज। और उनके जो पहले स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने 1206 में दिल्ली में दिल्ली सल्तनत को कायम किया विद स्लेव डायनेस्टी। उनकी डायनेस्टी का नाम स्लेव डायनेस्टी था। तो 1206 में उन्होंने यहाँ पर आगाज़ किया एक हुकूमत का। दिल्ली में जो इस्टेब्लिश्ड रूल था वो गौरी या फिर स्लेव डायनेस्टी लेके आई। अब ज़ाहिर है इसको दिल्ली सल्तनत भी बोलते हैं, जो 1526 तक रही हम, लेकिन इसमें बहुत सारी डायनेस्टीज़ भी आती रहीं। दिल्ली सल्तनत इसलिए बोलते हैं क्योंकि दिल्ली को उन्होंने अपना कैपिटल बनाया। इसमें स्लेव डायनेस्टी आई, इसके बाद खलजीज़ आए, खलजीज़ के बाद तगलुक्स आए, सैयद्स आए, और फिर लोधीस आए, लोधी पठान्स जो हैं वो आए, और आखिरकार लोधियों को शिकस्त दी 1526 में बाबर ने। बाबर सेंट्रल एशियन स्टेट से आया था। ऑलमोस्ट इस एरिया के अंदर यहाँ पर सेंट्रल एशियन स्टेट्स में एक इलाका है वादी फ़रगाना, वहाँ के रूलर थे बाबर। और जब वो वादी फ़रगाना को अपने कज़न्स के हाथों खो बैठे, तो फिर उनके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि सेंट्रल एशियन स्टेट्स में किसी और जगह पे वो कब्ज़ा ना कर सकते थे, क्योंकि उनके कज़न्स बहुत मजबूत थे। ही रैन फॉर हिज लाइफ टू अफ़गानिस्तान, जहाँ पर काबुल और कंदाहार में उन्होंने अपने डेरे जमाए, और उसके बाद फिर हिंदुस्तान पे उन्होंने हमला किया, लोधीस को शिकस्त दी, और हिंदुस्तान को कब्ज़े में लिया। यहाँ से मुग़ल डायनेस्टी स्टार्ट होती है। जो मुग़ल रूलर्स हैं बाबर से लेकर औरंगज़ेब तक, ये बड़े बाकमाल रूलर्स नहीं हैं। औरंगज़ेब के बाद इनकेपेबल रूलर स्टार्ट हो गए, जो इन फाइटिंग में मसरूफ़ रहते थे और आहिस्ता आहिस्ता सल्तनत गंवा बैठे। ये तो थे कुछ रूलर्स और उनका ज़िक्र। अगर हम इस तरफ को आते हैं तो आप लोगों ने इतनी डिटेल के साथ ये रूलर्स याद नहीं करने व्हेन ही इज़ टॉकिंग अबाउट एवोल्यूशन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी इन इंडिया। जैसे अरब ट्रेडर्स, वी कैन से दैट द अरब ट्रेडर्स, दे वर द फर्स्ट वन टू मेक कॉन्टैक्ट विद इंडिया। देन देयर वाज अरब इन्वेशन अंडर Muhammad bin Qasim, that was another contact. They came in Sindh, some part of Sindh they occupied, and then they remained there for some time, but it did not last forever. Sultans from Afghanistan, they did tremendous work. Not only they ruled India, they established rule at Delhi, but also they spread Islam as well, because that is the wave of Islam which came from Central Asian states. It really made an impact in इंडिया। और इनमें दिल्ली सल्तनत थे, गज़नवीज़, गौरीज़, दिल्ली सल्तनत। इनको कुछ लोग सल्जूक्स भी बोलते हैं, क्योंकि दे केम फ्रॉम सेंट्रल एशियन स्टेट्स, दैट इज़ वाई दे वो कॉल्ड सल्जूक्स एज वेल। लेकिन उनमें कौन कौन से, उनमें गौरी, दिल्ली सल्तनत के बहुत सारी डायनेस्टीज़, या डायनेस्टीज़ नाम याद ना भी रहें तो आप लोगों ने याद रखना है दिल्ली सल्तनत को। फिर उसके बाद मुग़ल्स, द ग्रेट मुग़ल्स, इन्होंने बागडोर संभाली। तो आप लोगों ने क्या, पहले अरब्स ट्रेडर्स के रूप में आए और फिर उन्होंने इन्वेट किया, इतना याद रखना है। फिर उसके बाद आपने याद रखना है सुल्तान्स फ्रॉम अफ़गानिस्तान, जिसमें गज़नवी और गौरीज़ शामिल हैं। और गौरीज़ अपने स्लेव्स को छोड़ जाता है, जो दिल्ली सल्तनत बनाते हैं, और दिल्ली सल्तनत कायम रहती है 1526 तक। 1526 के बाद फिर मुग़ल्स आ जाते हैं, द ग्रेट मुग़ल्स।
और वो भी सेंट्रल एशियन स्टेट से आते हैं। ये जो दिल्ली सल्तनत वाले थे ये भी सेंट्रल एशियन स्टेट से आते हैं। तो सेंट्रल एशियन स्टेट से जो वेव आती है मुसलमानों की, इन्होंने सही इम्पैक्ट डाला है। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है एवोल्यूशन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी इन इंडिया, जो आप लोगों ने लिखना है, अगर आप लोगों को इन रूलर्स और इनके नामों के बारे में लिखना पड़ जाए तो 1 से 2 पैराग्राफ्स काफ़ी हैं, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द एनालिसिस, एंड दैट एनालिसिस इज रिटन डाउन हियर। पहले नंबर पर फैक्टर्स इस्टेब्लिशिंग इस्लामिक सोसाइटी। वो कौन से फैक्टर्स थे कि इस्लामिक सोसाइटी यहाँ पे इस्टेब्लिश होती है? इन फैक्टर्स में, when the Arabs came here and the other rulers came here, they gave the message of universal brotherhood that appealed to the lower class Hindus. Lower class Hindus, they were living under persecution. Their situation in India was miserable. But Arabs gave them the feeling that there existed universal brotherhood which Islam believed in. The concept of oneness of God created equality amongst the human beings. तो इससे बड़ा अपील हुए जिन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि वो इक्वल आ जाएंगे, उन्होंने इस्लाम के मैसेज को सेलेस्टियल ब्लेसिंग समझा, जैसे कि कोई हेवन से आई हुई कोई ब्लेसिंग है, उनको समझा। और इस्लाम में दाखिल होने वाले सबसे पहले लोग यही लो क्लास हिंदूस थे, और बड़ी तादाद में ये शामिल हुए इस्लाम में, जिनको शूदर कहती हैं या लो क्लास हिंदूस कहती हैं। इसमें छोटा मोटा काम करने वाले जैसे मछेरे हैं, जैसे स्वीपर्स हैं, या कोई बहुत ही हाथ से काम करने वाले बहुत सारे लोग, वो इस्लाम में सबसे पहले दाखिल हुए। तो ये सबसे पहला इम्पैक्ट था इस्लाम का इस्टेब्लिश करने के लिए इस्लामिक सोसाइटी। आगे देखते हैं इस्लाम द कल्चर ऑफ इंडियन एलीट। अब इस्लाम वाज द कल्चर ऑफ द रूलिंग एलीट ऑफ इंडिया, दैट इज़ वाई इट ऑल्सो अट्रैक्टेड दैम। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो दुनिया की सुपर पावर होती है, ये रूलर्स होते हैं उस मुल्क के, उनका कल्चर हमेशा अट्रैक्ट करता है। तो यही हुआ उस वक़्त, क्योंकि इस्लाम जो है डोमिनेंट फोर्स रहा ऑलमोस्ट 1206, और इवन उससे पहले भी कुछ एरियाज़ में हम कह सकते हैं कि 712 जब मोहम्मद बिन कासिम आए उस वक़्त से लेकर 1857 तक किसी न किसी सूरत में इस्लाम रिमेन डोमिनेटिंग फोर्स आइदर ऑन द होल इंडिया और इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। और इसके साथ साथ इस्लामिक कल्चर भी प्रमोट हुआ। एक बात याद रखने की है कि मुस्लिम रूलर्स नेवर पैटर्नाइज्ड इस्लाम, दे डिड नॉट इनकरेज द स्प्रेड ऑफ इस्लाम अंडर देयर पैटर्न। They although they did not patronize, but Sufis and Mashayikh and the preachers, they felt very confident under their rule to spread Islam. They spread all across India, and they worked for the renaissance of Islam in India. So what you say that we can say कि जो मुस्लिम रूल था उसने उनको कॉन्फिडेंस दिया। आगे देखते हैं सूफ़ी सेंट्स मैसेज ऑफ सुलह कुल। सूफ़ी सेंट्स का बहुत बड़ा रोल है इस्लाम को फैलाने में हिंदुस्तान में। सूफ़ी सेंट एक बड़ा ही सॉफ्ट वर्जन ऑफ इस्लाम लेके आए, जिसका वर्जन अगर हम इसको इंटरप्रेट करें तो वो सुलह कुल का है, जिसमें पीस फॉर एवरीवन या पीसफुल को एग्जिस्टेंस या प्लूरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, वो सूफ़ीस लेके आए। ये जो कॉन्सेप्ट था अपनी पर्सनैलिटी के साथ उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल सेट की, और इसमें बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाला हिंदुस्तान के बासियों के ऊपर, और उन्होंने कन्वर्ट करना शुरू किया। सूफ़ी सेंट जो है आप समझ सकते हैं कि इनका जो इम्पैक्ट है, इस्लाम का जो इम्पैक्ट है, उसमें गुरु नानक भी मौजूद थे जो हिंदू थे और इस्लाम से बहुत हद तक मुतासर थे। हम आगे आते हैं तो मुस्लिम रूलर्स आल्सो बिकेम फादर फिगर्स। अच्छा, मुस्लिम रूलर्स ख़ास तौर पे मुगल्स जो थे वो डिफरेंट थे कॉलोनियल रूलर्स से। जो ब्रिटिश कॉलोनियल पावर्स लेटर ऑन केम इन इंडिया, दे एक्सप्लॉइटेड इंडियन इकोनॉमी।
stay in India was to exploit their economy. वो उनका यहाँ पे आने का मकसद ये था कि लूट मार करें और वापस चले जाएं. उन्होंने वापस जाने जाना था, लेकिन मुस्लिम रूलर्स वंस केम हियर, एस्टैब्लिश देयर रूल, दे स्टेड देयर, दे ओन्ड दिस कंट्री एंड they made their country their own homeland. Even Mughals made this country as their own homeland. और उन्होंने इस मुल्क की प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत काम किया, यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए बहुत काम किया. तो ये डिफरेंट था उन ब्रिटिश कॉलोनियल पावर से जो बाद में आए थे. फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि मंगोल इन्वेजन, दैट ऑल्सो बिकेम ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. मंगोल इन्वेजन किस तरीके से, जब 1206 में यहाँ पर इस्लामिक सोसाइटी, यहाँ पर इस्लामिक रूल इस्टेब्लिश हो चुका था, तो ऑलमोस्ट उस 13th या इन द मिड ऑफ 13th सेंचुरी मंगोल्स ने इस सेंट्रल एशियन स्टेट्स के ऊपर कब्ज़ा कर लिया और अटैक करने शुरू कर दिए. इन द आफ्टर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 13th सेंचुरी इन्होंने यहाँ पे अटैक करने शुरू कर दिए. लेकिन जब सेंट्रल एशियन स्टेट्स के ऊपर कब्ज़ा कर लिया तो यहाँ से बहुत सारे सोल्जर्स, कॉम्पिटेंट जनरल्स और उसके अलावा बहुत सारे सेंट्स, सूफ़ी सेंट्स, बुज़ुर्ग, और इसी तरीके से बहुत सारे स्कॉलर्स, राइटर्स, दे रैन फॉर देयर लाइफ to India, because in India Islamic society had been established, so they found India as their shelter and they took that shelter in Hindustan. लेकिन इस चक्कर में Islamic society became strong. They got quality humans from Central Asian states, क्योंकि Central Asian states जो थीं उस वक़्त सेंट्रल एशिया जो था, ख़ास तौर पे समरकंद, बुखारा, ये सारे के सारे इस्लामिक लर्निंग के सेंटर्स थे. दे वर द हब ऑफ इस्लामिक लर्निंग. और वो जब भाग के हिंदुस्तान में आए तो हिंदुस्तान में इस्लामिक सोसाइटी इस्टेब्लिश्ड हियर. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इट बिकेम ब्लेसिंग फॉर द इस्लामिक सोसाइटी टू इस्टेब्लिश इन हिंदुस्तान. तो हम मंगोल इन्वेजन इन 13th century that became also one of the factors for the establishment of Islamic society here. Then diversified culture of Mughals, economic prosperity जो हिंदुस्तान में आई, that also contributed to the establishment of Islamic society. अब आगे बात करेंगे इम्पैक्ट. मुसलमानों ने क्या इम्पैक्ट दिया या इस्लाम ने कौन से इम्पैक्ट छोड़े यहाँ पे. मुसलमानों का कल्चर जो था वो डाइवर्सिफाइड था और वो कल्चर अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश हुआ हिंदुस्तान में. मुसलमानों के कल्चर में आर्किटेक्चर से लेकर म्यूज़िक तक, अगर सिर्फ हम म्यूज़िक की बात करें तो क्लासिकल म्यूज़िक धरुपद है वो दिल्ली सल्तनत के आखिरी दौर में हिंदुस्तान में मशहूर हुआ. इवन तानसेन जो कि अकबर के ज़माने में होते थे, और तानसेन ने भी जो राग दिए वो भी धरुपद के इन्फ्लुएंस के अंडर आते हैं. फिर इवन ठुमरी और बहुत सारे क्लासिकल जो राग हैं वो मुसलमानों के दौर में स्टार्ट हुए, विच बिकेम लेगेसी लेटर ऑन फॉर इंडियन म्यूज़िक. आगे आर्किटेक्चर में अगर बात करें तो मुगल्स कैन बी प्राउड ऑफ क्लेमिंग दैट दे टुक इंडिया ऑफ सैंड बट दे लेफ्ट इंडिया ऑफ मार्बल गोल्ड. जो वाइट मार्बल जो हिंदुस्तान उन्होंने बनाया, जैसे मोती मस्जिद है, जैसे आगरा का ताज महल है, ये सारे के सारे जो थे ये उन्होंने वाइट मार्बल का बनाया, जो कि पर्शियन आर्किटेक्चरल स्टाइल था. दे ब्रॉट दैट स्टाइल फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू हिंदुस्तान. फिर डोम का स्टाइल जो कि मुसलमानों की ख़ासियत रही है, जो ख़ास तौर पर मस्जिदों के जो डोम्स बनती हैं, दैट स्टाइल Muslims gave not only to India but the whole world wherever they went during that spread of Islam. तो इसके अलावा मुसलमानों ने हिंदुस्तान को एक लिंगुआ फ्रैंका दिया. लिंगुआ फ्रैंका मीन्स a common language which was understood throughout Hindustan and which became unifying force for them. A communicational bridge that language made in Hindustan. वो लैंग्वेज जिसको उर्दू बोलती हैं या हिंदुस्तानी बोलती हैं, जो अमीर खुसरू थे
वो उसके बानियों में से एक समझे जाती हैं, और अमीर खुसरो जो थे वो अलाउद्दीन खलजी के दौर में मौजूद थे, यानी दिल्ली सल्तनत के दौर में। तो वहाँ से उर्दू का आगाज़ होता है। उर्दू इज़ नॉट ओनली द लैंग्वेज ऑफ द मुस्लिम्स बट ऑल्सो ऑफ हिंदुस्तान, क्योंकि जो ओरिजिनल सोर्स है उर्दू का, जहाँ से ये आई है, वो ना सिर्फ पर्शियन और अरबिक है, बल्कि उसके साथ साथ हिंदुस्तान में उस वक़्त की लैंग्वेज जो प्राकृत और संस्कृत है वो भी हैं। जितनी ये मुसलमानों की है उतनी ही ये हिंदुओं की है। बट द डिफरेंस वाज दैट इट वाज रिटन इन नस्तालीक स्क्रिप्ट। नस्तालीक स्क्रिप्ट इज़ स्क्रिप्ट ऑफ कुरान। जो कुरान नस्तालीक स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, आप अगर उसके अल्फ़ाबेट्स देख लें तो वैसे ही अल्फ़ाबेट्स उर्दू में हैं, एक दो के फ़र्क के साथ। तो इस तरीके से अरबिक के साथ ज़्यादा लिंक जोड़ता है इसका स्क्रिप्ट। लेकिन हिंदी आप आज देख लें तो हिंदी भी वही हिंदुस्तानी या वही उर्दू है, लेकिन उसका स्क्रिप्ट देवनागरी है। देवनागरी जो कि संस्कृत का स्क्रिप्ट होता था। तो ये डिफरेंस है उर्दू में और हिंदी में। अदरवाइज़ जो हिंदी लैंग्वेज है या जो हिंदुस्तानी लैंग्वेज, उर्दू को रेख्ता भी बोला जाता है, वो मुसलमानों ने थी। पूरे हिंदुस्तान को एक कम्युनिकेशनल यूनिटी में जकड़ दिया इस लैंग्वेज ने, जिसको उर्दू बोलते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ और यहाँ से लेकर यहाँ तक उर्दू जो है ऑलमोस्ट सारे रीजन्स में समझी जाती थी। दक्कन टू फुट ऑफ हिमालया एंड फ्रॉम अफ़गानिस्तान टिल बर्मा। आगे देखते हैं जी। अ मैसेज ऑफ वननेस एंड इक्वालिटी दैट अफेक्टेड अ लॉट हिंदू कल्चर। हिंदुइज़म में बहुत सारी मूवमेंट्स ऐसे स्टार्ट हुई जिन्होंने इक्वालिटी के तस्वर को उभारना शुरू किया, जिन्होंने वननेस के कॉन्सेप्ट को मुसलमानों से लिया और फिर उसके बाद उसके ऊपर उन्होंने मूवमेंट चलानी शुरू कर दी, जिसको सुलह कुल भी बोलते हैं, इक्वालिटी भी बोलते हैं। इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग मूवमेंट जो थी वो भक्ति मूवमेंट थी। जो भगत, जैसे रामानंद भाई थे, ये रूहे रवां थे इसके। उसके बाद बहुत सारे सूफ़ी सेंट जैसे कि बाबा फ़रीद हैं, वो भी इस मूवमेंट का हिस्सा रहे हैं। इवन बाबा फ़रीद के एक डिसाइपल थे जो कि गुरु नानक बने, वो हिंदू थे। ही वॉज सो मच इंस्पायर्ड बाय द फिलोसफी ऑफ बाबा फ़रीद दैट ही ट्राइड to converge these two religions, Hindus and Muslims, together. However, he could not do it, but he created another religion that is called Sikhism. So Sikhism, we can say that, is the influence of this Bhakti movement. A Bhakti movement was the direct influence of Islamic concept of oneness of God. तो हम ये कह सकते हैं कि इस्लाम ने अच्छा खासा इम्पैक्ट दिया हिंदुस्तान को। उसके अलावा आप देख सकते हो कि मुसलमानों ने एक बड़ी पावरफुल इकोनॉमी बनाया। मुग़ल्स में जब मुग़ल रूट था, शशि थरूर अपनी बुक में लिखते हैं कि औरंगज़ेब के ज़माने में या औरंगज़ेब के ज़माने तक 1/4 ऑफ द टोटल GDP वाज प्रोड्यूस्ड बाय इंडिया। यानी पूरी दुनिया का 1/4 हिस्सा हिंदुस्तान प्रोड्यूस करता था। 1/4 दौलत हिंदुस्तान में मौजूद थी पूरी दुनिया की। और जब ब्रिटिश ने इसको लिया और जब ब्रिटिश ने इसको छोड़ा 20th सेंचुरी के शुरू में, हिंदुस्तान का जो शेयर था वो इट हैड बिन रिड्यूस्ड टू 2.5% ऑफ द टोटल GDP ऑफ द वर्ल्ड। बहुत फ़र्क आ गया। इसका मतलब वो वेल्थ कहाँ गई? दैट वेल्थ हैड बिन ग्रैब्ड बाय द ब्रिटिश एंड दे वर टेकन अवे। ब्रिटिश का रूल ऐसे लगता था एक बहुत बड़ा स्पॉन्ज है, ब्रिटिश हिस्टोरियंस भी ये कहते हैं, और वो उसको भर रहे थे गंगा के किनारे और उसको दरिया टेम्स के किनारे जाके निचोड़ रहे थे। दैट वाज द बिगेस्ट स्पॉन्ज दैट वाज बीइंग ट्रेंच्ड at the banks of Ganges and was squeezed the banks of Thames. ये हमारी है एवोल्यूशन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी इन इंडिया। एक दफ़ा दोबारा से रिकैप कर लें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रूलर्स नहीं, अरब्स आए, यहाँ से सेंट्रल एशियन स्टेट्स से और अफ़गानिस्तान से सुल्तान्स आए, जिन्होंने ना सिर्फ इस्टेब्लिश किया रूल को, बल्कि इस रूल को और ज़्यादा स्ट्रेंथ थी, मुस्लिम सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया। दे वर द सुल्तान्स एंड नॉट द अरब्स। अरब्स केम, दे मेड द कॉन्टेक्ट,
but their influence was not far-reaching. These sultans who came from Central Asian states in Afghanistan, they made the lasting impact upon Hindustan society and established Muslim society. इतना ही आपको याद रहना चाहिए. And the Mughals, they were the magnificent Mughals. They were the great Mughals, and they gave wonderful and powerful culture to Hindustan. तो हम कह सकते हैं जिस अकबर दी अच्छा चलें छोड़ें, हम उसमें बोलते हैं फैक्टर्स एस्टैब्लिशिंग इस्लामिक सोसाइटी. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. उसमें इस्लाम्स मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड अपील्ड to the Shudra and lower class Hindus, and they started converting to Islam. Islam was the culture of Indian elite that was also an attractor for the lower class. Sufi saints' message of Sulakul also worked as magic, and Muslim rulers as father figures that did wonders upon the Indian populace. Mongol invasion in 13th century, it proved blessing in disguise, and Muslim society in India, they got a quality human beings from Central Asian states, which strengthened the society. Then diversified culture of Mughals, and then economic prosperity. These all factors established powerful Muslim society in India. Then there is an impact. What is an impact? Muslim culture, from architecture to music, that was given by the Muslims. Muslims gave Urdu, the lingua franca, which is even used as Hindi in India today, not pure Sanskrit but Hindi. Only the difference is that Hindi is written in Devanagari script and Urdu is written in Nastaliq script. And message of oneness and equality that also influenced Hindu thinking, such as Bhakti movement, and such kind of movement started which preached equality. Thank you.